अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं जानती हूँ जनाब के इस वक्त हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या गरीब क्या अमीर, हर कोई इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है और हर कोई, किसी का भी मैं कहूँगी कि पुरसाने हाल नहीं है। हर कोई यही परेशानी और यही मुसीबत में मुब्तला है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। और मुल्की मुआशी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और ये मसाइल जो है ना, ये आज से नहीं है, कई साल से ये सिलसिला यूं ही चलता जा रहा है। महंगाई का मसला हर दौर में रहा है, इवन दो कि हम बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बड़ा मुश्किल हो चुका है कि अब किस तरह गुजारा करेंगे। लेकिन ना वक्त जो है वो तेज़ी से गुजरता जा रहा है। जिन घरों में गुर्बत थी उन घरों के अफराद ने मेहनत की, मेहनत मुशक्क़त करके उससे शिकस्त देकर उन्होंने तरक्की कर ली। हालात लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर सफ़ेद पोश तबके की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा परेशान हाल और मसाइल का शिकार इस वक्त सफ़ेद पोश तबका है, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। वो अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें अपने तक रखता है और अगर किसी को पता चल जाता है कि ये सफ़ेद पोश तबका है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, ये किसी को नहीं बताएगा कि मेरे हालात किस तरह के चल रहे हैं, मैं एक वक्त की रोटी भी खा पा रहा हूँ या नहीं खा पा रहा, तो तब तक लोग जाके उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन हम अगर देखें ना कि आसूदे हाल में हैं और हमारा अच्छा या मुनासिब गुजारा तो हो जाता है, बहुत से लोग हैं और हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अल्लाह का जितना शुक्र अदा हो सकता है ना उतना करें। और अपने इर्द गिर्द ख़ास तौर पर जो मौजूद ऐसे लोग हैं ना, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए जो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, जो दो वक्त की रोटी भी अपने घर वालों को नहीं खिला सकते हैं। और हमें इसके साथ से ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारे घर के साथ वाला घर, हमारे नेबर्स जो हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा उनमें से, क्योंकि अपने गरीब रिश्तेदारों का भी हमने ही ख्याल रखना है। क्योंकि इन हालात में मालूम करने के लिए उनकी तरफ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दावत पे ही जाएं, आप उनका वैसे ही हाल चाल पूछने चले जाएं, फ़ोन पे बात कर लें, उनकी मदद करें, जितना हो सकता है उनकी मदद करें। लेकिन मदद करते हुए एक चीज़ का ज़रूर हमने ख्याल रखना है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना है। उनकी उस चीज़ का, उस इज़्ज़त का जो है ना तक़द्दुस भी रखना है, हमने उस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना है। आजकल बिजली के बिलों के हवाले से बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। हर कोई इसी हवाले से बात कर रहा है, एहतजाज भी कर रहा है, मुज़ाहिरे भी किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे मुल्क में जो है वो बिजली के बिल के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात है, हर कोई इस वक्त हमें सड़कों पर निकला हुआ और यही दुहाई देता हुआ नज़र आ रहा है कि हम क्या करें। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम बिजली के बिल किस तरह अदा करें। हम बिजली के बिल अदा करें या हम अपने बच्चे की फ़ीस दें, हम अपने बच्चे की फ़ीस दें या दो वक्त की रोटी पूरी करें। ये सिचुएशन आजकल बनी हुई है। तो अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं, आपके अंदर इतनी सकत मौजूद है, अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है, तो आप किसी का बिल अदा कर सकते हैं, किसी के बच्चे की तालीम का ख़र्चा उठा सकते हैं, किसी के घर राशन डाल सकते हैं। 100 तरीके होते हैं किसी की मदद करने के लिए। आप किसी को पैसे भी दे सकते हैं कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उन पैसों को ख़र्च कर ले। तो अगर मदद करने वाला दिल होना, तो हमारे पास 100 तरीके होते हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। और जिस तरह का आजकल माहौल है, परेशान कुन माहौल है, सिचुएशन जिस तरह की, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, कि बेरोज़गारी है, गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर कोई परेशान हाल है। मैं तो कहूँगी कि सिर्फ गरीब आदमी ही नहीं परेशान, अमीर भी, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी इस वक्त परेशान है कि हम लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं, कि हम लोग जो कमा रहे हैं हम लोग वो लगा रहे हैं। हमारा सेविंग वाला जो एक एलिमेंट होता है ना, वो ख़त्म हो चुका है, कि हमारे पास सेविंग के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, कि इतनी महंगाई हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जनाब कोई रिलीफ़ हमें फ़राहम नहीं किया जा रहा।
इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि टैक्सेस हैं वो बिजली के बिलों में बढ़ाए जा रहे हैं और अभी भी कुछ ख़बरें ये मौसूल हो रही हैं कि जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा, 31 का महीना है, एक दिन रह चुका है और जैसे सितंबर आएगा तो पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमत दोबारा से बढ़ेगी और यूनिट जो है वो मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो हम तो फिर यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही बचाए हमें ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से। और सिर्फ जो हाल है या जो पाकिस्तान का, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, हम अल्लाह से ही अच्छी उम्मीद कर सकते हैं और तो कोई नहीं है जो हमारी सुने, हमारी दादरसी करे या हमारी जो मुश्किलात का अजाला करे। कोई भी नहीं है। गरीब का तो मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अगर कोई कहेगा ना कि मैं गरीब के हवाले से बात करूंगा या मैं गरीब की मदद करने आया हूँ या मैं गरीब के हवाले से काम करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है, सिर्फ ऐलानात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें अमली इक़दामात उठाते हुए कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारा जनाब सूरत हाल थी जो आपके साथ शेयर किया है कि आजकल हम सब कितने परेशान हैं सिर्फ इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और क्यों ना परेशान हो, क्योंकि नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो इनकम है वो नहीं है और इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है, इनकम वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो ये जो बैलेंस नहीं है ना, इसकी वजह से हर कोई इस वक्त डिसबैलेंस हुआ है और परेशान हाल है। तो इसलिए थोड़ी बहुत एक दूसरे की हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई यही हमें शिकायत करता हुआ नज़र आता है कि जनाब हर टाइम बॉडी में लेथार्जिक फ़ील होती है, नौज़िया रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हम लोग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिसका हम दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। और जिसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, हम वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते हैं जिसमें हमारे तमाम तर वाइटामिन्स मौजूद हो, मिनरल्स मौजूद हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। तो आज हम ख़ास तौर पर एक ऐसे कंपोनेंट के हवाले से बात करने वाले हैं जिसको मैग्नीशियम कहा जाता है। तो आज हम इसके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीशियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल सेहत के लिए मैग्नीशियम कितना ज़रूरी है, कितनी मिकदार में हमें खाना चाहिए और हमारी डाइट के थ्रू हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारी मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सादिया, आपको वेलकम कहती जागो लोहार में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं बिल्कुल। डॉक्टर सादिया, मैग्नीशियम इसके हवाले से बताइए कि ये होता क्या है और इसकी कितनी अहमियत है हमारी बॉडी के लिए? हाँ जी, देखिए मैग्नीशियम जैसे बाकी मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक कैल्शियम हो गया जो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, फॉस्फोरस हो गया वो भी हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी नर्व हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जितना मैग्नीशियम लेवल आपका बॉडी में अच्छा होगा, आपकी ब्रेन फंक्शंस जो हैं उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी मैक्सिमम काम हमारे ब्रेन के सिग्नलिंग पे कर रही होती है। तो जितना अच्छा हमारा मैग्नीशियम लेवल होता है, हमारी बॉडी उतने अच्छे सिग्नल्स देती है, उतने हेल्दी नर्व्स प्रोड्यूस करती है। हमारे नर्व्स का काम होता है हेल्दी सिग्नल्स देना बॉडी को, मसल्स एक्टिवेशन के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये एक अहम मिनरल होता है जो हमारी बॉडी में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स या किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं? हाँ जी, इसकी डेफिशिएंसी जो हो जाती है, इससे सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारा स्लीप प्रॉब्लम। हमारा स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसकी वजह से हमारी मसल्स स्ट्रेचिंग होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, वो हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से हमें अक्सर क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। हाँ। हम जब उठते हैं तो अपने बेड से उठ नहीं पाते, दिल नहीं करता है, लेथार्जिक सा फील करते हैं, लेथार्जिक सा, फॉगीनेस होती हाँ। है। कभी कोई हमारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमें आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ये सब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कि अगर हमारा मैग्नीशियम लेवल अच्छा होगा तो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन वो सब अच्छी होगी, बॉडी सारा दिन एनर्जी फील करेगी, तो स्लीप
भी हमारी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। हम जब सारा दिन अच्छा रोल प्ले करेंगे तो हमारी स्लीप भी अच्छी होगी। जब अच्छा सो के अच्छा उठेंगे तो जाहिर है हम एक्टिव फील करेंगे और हमारी बॉडी अपना सारा फंक्शन जो है अच्छे से। अच्छा, जो मैं इसके बारे में पढ़ी थी उसमें ये था कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार भी आप हो सकते हैं अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। हाँ जी, मैग्नीशियम हमारा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती है ना, उन सब की रिलैक्सेशन के लिए, जैसे मैंने बताया है कि ब्रेन सिग्नल देता है कि बॉडी के मसल्स की रिलैक्सेशन हो रही होती है, हमारे नर्व्स की रिलैक्सेशन हो रही होती है। तो बेसिकली हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता भी इसी वजह से है कि हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो वेन्स है उसमें प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये ब्लड फ्लो मैग्नीशियम के अच्छे लेवल की वजह से रेगुलेट होता है तो इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेगुलेशन भी अच्छी रहती है और हमारा ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहता है। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेट सी बात है कि आपकी जो मसल्स हैं वो सही से रिलैक्स नहीं होंगे, ना वेन सही रिलैक्स होंगी। अच्छा। तो वो जो है आपको ब्लड प्रेशर की तरफ लेके ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाएगी। इवन दो कि आपका जो मेंटल इलनेस जिसे कहते हैं, सिकनेस आप कह सकते हैं, आप उससे भी गुजर सकते हैं कि आपका। और कुछ रिसर्चेस में जी कुछ रिसर्चेस में भी ये भी आया है कि माइग्रेन जो हो जाता है, आधी सर का दर्द अक्सर, तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। जी, तो अगर हम अक्सर आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम जो माइग्रेन के पेशेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं कि आप डार्क चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दें। तो डार्क चॉकलेट असल में मैग्नीशियम का ही गुड सोर्स होता है, तो इसी वजह से हम उनको कहते हैं कि अगर आप डार्क चॉकलेट खाएंगे तो आपका मैग्नीशियम लेवल अच्छा होगा और आपका माइग्रेन के कई हद तक जो है वो सिम्टम्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। मतलब अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और ये भी एक कॉज हो सकती है कि आप मैग्नीशियम की जो है वो लैक कर रहे हैं, डेफिशिएंसी है आपके अंदर मैग्नीशियम की। अच्छा, अब डाइट की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि फिर हमें कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम अपनी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं? अच्छा, पहली चीज़ मैं ये बताऊंगी कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा। क्योंकि एटीपी जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं वो हमारा पावर हाउस होता है सेल का, एनर्जी का। वो हमें हर हमारे फूड को एनर्जी में वही कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो जो है मैग्नीशियम की एक्टिवेशन से ही आता है। ओके। और दूसरा, हमारी गट का भी बहुत रिलेशन होता है मैग्नीशियम से, हमारे माइंड से होता है। अगर हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, डिप्रेशन नहीं लेंगे, जो कि यूजुअली होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमारा जो है वो स्टमक भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं या हम कुछ सोते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहला इफेक्ट जो होता है हमारी भूख पे पड़ता है। हाँ जी। हम या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या हम बिल्कुल कम खाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से जितना हमारा मैग्नीशियम लेवल अच्छा होगा, हमारी गट हेल्थ उतनी इम्प्रूव होगी, हमारी हर चीज़ की अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की, हमें कैल्शियम अच्छा मिलेगा, हमारी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होगा। क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हमें डायरेक्ट मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की तरफ लेके जा रही है। तो अब हम सबसे पहले तो अगर मैं डाइट के हवाले से बात करूं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल बहुत अच्छा रखना है। ठीक है। हेल्दी प्रोटीन में हमारे अंडे आ जाते हैं, हमारी योगर्ट आ जाती है, मिल्क का अच्छा सोर्स आ जाता है, उसमें कैल्शियम भी होता है क्योंकि कैल्शियम का भी मैग्नीशियम के साथ रिलेशन है, वो मिनरल्स है, एक दूसरे के लेवल को कॉम्बो अच्छा है। अगर आपने मैग्नीशियम लेने तो साथ आप कैल्शियम भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और उसके अलावा आप इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें आयरन भी होता है, तो आयरन का जितने मिनरल्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा बॉडी में अब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी होगी। ठीक है। उसमें आयरन भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम का भी गुड सोर्स होते हैं। ठीक है। और कई हद तक डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, लाइक योगर्ट हो गई, हमारा मिल्क हो गया, ये वाली चीज़ें। उसके अलावा हमारी लेंटिल्स जिसे दालें कहते हैं, हमारे लेग्यूम्स में आ जाते हैं, हमारे रेड बीन्स, ठीक है, वो भी आयरन का भी मैग्नीशियम का भी गुड सोर्स होते हैं। ब्लैक बीन्स हो गए। उसके बाद चिक पीस, अक्सर बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है चिक पीस को। जी चनों को, लेकिन उनका बहुत अच्छा रोल होता है। वो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, आयरन का भी अच्छा सोर्स है, फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। मतलब एक प्रॉपर मील होता है कि हम किसी को भी वो दे दे तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो चनों का भी बहुत अहम रोल होता है इस चीज़ में। और दूसरी जो चीज़ आ जाती है उसमें आ जाते हैं हमारे नट्स। ठीक है। बहुत अच्छा जो हम मैग्नीशियम लेवल का कहें ना कि हमें अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम लेवल चाहिए तो वो नट्स में ही होता है। लाइक हमारे सीड्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पम्पकिन सीड्स हो गए, हाँ जी, बेजल सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। उसके अलावा हमारे फ्लेक्स सीड्स हैं। ये तो एक फैट्स का हेल्दी सोर्स होते हैं और दूसरा हमारे मैग्नीशियम लेवल अच्छा सोर्स होते हैं।
जी इसी तरह जिसको स्लीप का डिस्टर्बेंस हो या वो कहती हूँ कि मैं नींद अच्छी नहीं आती, तो हम अक्सर उनको जो है वो सीड्स देते हैं। अच्छा। ये वाले सीड्स, उनकी सीड्स की कंजप्शन से जो है उनका ये स्लीप पैटर्न कई हद तक नॉर्मल बेहतर हो जाता है। बेहतर हो अच्छा, तो जाता है। ये सीड्स मिक्स करके खाने हैं या इसका पाउडर बना के खाना है, किस तरह खाना है, डेली खाना है, नहीं खाना है? जी जी, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। सीड्स तो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं हर चीज़ का, फैट्स का भी अच्छा सोर्स है, हमारे प्रोटीन्स भी आ जाते हैं इसमें। तो अगर ये रोज़ भी खाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बना दी हैं उनका किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं होता। तो आपने ये है कि मॉडरेशन में खाना है। आप अगर पाउडर बना के, वो पेशेंट पे, वो आगे खाने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर आप पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वैसे इस्तेमाल कर लें। आप उसका 1 चम्मच अपने आटे में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आप कोई स्मूदी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप मिल्क शेक के बहुत शौकीन हैं, जूसेस के शौकीन हैं, तो उसमें आप 1 चम्मच अपने सीड्स का ऐड करके तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब और ये डेली भी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। अच्छा, जिस तरह नट्स में आप बात करी थी और ख़ासतौर पर अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो बच्चे ज़्यादातर आलमंड्स खाते हैं और आलमंड में ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन उसकी भी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे पास? हाँ जी, वो देखते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि 6 to 7 आलमंड्स जो हैं वो खाने चाहिए, लेकिन यूजुअली तो हम ये कहते हैं कि मिक्स नट्स जो होते हैं, जिनमें वॉलनट्स भी आ जाते हैं, हमारे कैशियस भी आ जाते हैं, पिस्ता भी आ जाता है, कि एक हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो हमें लेना चाहिए। उसमें जितने भी आपके आ जाएं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए। अच्छा। तो अगर यही ऐसे हो सकता है तो आप बच्चों को ऐसे दे दें, लेकिन अगर स्पेशली उनको आलमंड्स ही पसंद है तो आप 6 to 7 जो है आलमंड्स उनको दे सकते हैं। उसके अलावा आप आलमंड मिल्क भी बना के दे सकते हैं आलमंड को, और बहुत अच्छे तरीक़ों से दे सकते हैं। आप उनको अच्छा। सॉक करके दे दें। आप अगर सारी रात सॉक करके उनको देंगे और सुबह फिर उनको, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है स्टमक का, कि किसी किसी को एलर्जी भी होती है, तो वो जो है उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो जो गले में खारिश हो रही होती है या बच्चों को अक्सर निगलने में प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं प्रॉब्लम होगी अगर सॉक करके देंगे, क्योंकि ये अच्छा सोर्स है। ड्राई फ्रूट्स तो सारे ही, जैसे ड्राई रेजिन्स होती हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, ये भी मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। तो इन सबको भी सॉक करके आप मिल्क शेक में डाल के, मिल्क में डाल के अगर इनको ग्राइंड करके दे देंगे तो वो बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी ड्रिंक हो जाएगा। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम किन ऑप्शन से जो है वो मैग्नीशियम जो है वो ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट की आपने बात की, हर कोई चॉकलेट तो खाता है, लेकिन डार्क चॉकलेट खाते हुए थोड़ा सा हम लोग कतराते हैं कि नहीं खाई जाती है, तो उसके अंदर कितना मैग्नीशियम मौजूद होता है और हमारे लिए कितना अच्छा है? हाँ जी, उसमें मैग्नीशियम की अच्छी जो है वो अमाउंट होती है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ जी, तो आपने ऐसा करना होता है। लेकिन क्या मैग्नीशियम वो जो दूसरी हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, मिल्की चॉकलेट्स में मौजूद होता है? इसे डार्क चॉकलेट के अंदर है? डार्क चॉकलेट में मौजूद होता है। दूसरी चॉकलेट्स में ये देखें कि इतनी शुगर आ जाती है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया होता है, तो थोड़ी सी चीज़, हेल्दी चीज़ हमेशा थोड़ी सी कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो ये है कि वो एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो आप चॉकलेट का गुड सोर्स जो है डार्क चॉकलेट, इसको ऐड कर सकते हैं। आप मिल्क में ऐड कर लें अपने, आप कोई अपना केक्स बना रहे हैं, आप कप केक्स बना रहे हैं, आप उसमें ऐड कर लें। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं खाई जाती, कड़वी लगती है थोड़ी, तो उससे जो है आपका वो स्वीट टूथ स्टोर कॉम्पनसेट हो जाएगा। मतलब आप खा सकते हैं विद डिफरेंट कॉम्बोज जो है ना, उसको कॉम्बिनेशन के साथ। अच्छा, फ्रूट्स में कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर जो मैग्नीशियम है? हाँ जी, मैग्नीशियम ऐसे ज़्यादा फ्रूट्स में तो नहीं है, ज़्यादातर होल ग्रेन्स में और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे किनवा हो गए, ग्रेन्स हो गए, लेंटल्स हो गए, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। फ्रूट्स का अभी तक ऐसी कोई रिसर्चेस नहीं है जिनमें गुड सोर्स ऑफ हमें मैग्नीशियम मिल भी जाए और अब्जॉर्ब भी हो जाए। तो इसीलिए फ्रूट्स को भी हम ड्राई करके, अभी मैंने आपको बताया कि ड्राई रेजिन्स वो हमारे वही होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, ग्रेप्स। हाँ, जी किशमिश, हाँ जी, वो ड्राइड फॉर्म में होती है, और एप्रिकॉट खुबानी जिसे हम कहते हैं। हाँ। तो अगर उनको ड्राइड फॉर्म में इस तरह है तो माइट भी पॉसिबल कि उनकी जो फ्रेश फॉर्म है उसमें भी मैग्नीशियम का लेवल अच्छा हो सकता है। जो मैं पढ़ी थी, अब वो डॉक्टर सादिया आप ही मुझे बताएंगी, जिसमें पपाया था, बनाना था, एवोकाडो था, उसके बाद ब्लैकबेरीज थी, कि
इसमें भी एक मैग्नीशियम थोड़ा बहुत होता है जो आप खा सकते हैं फ्रूट्स की। ब्लैकबेरीज में तो वही आ जाते हैं ना हमारी सारी बेरीज की फैमिली। और बनाना की आपने बात की, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें क्या कहते हैं हमारे अभी जो मैंने बताए हैं मिनरल्स। तो मिनरल उसमें जो अहम मिनरल होता है वो पोटाशियम होता है। पोटाशियम के साथ हमारा जो है कई हद तक मैग्नीशियम भी होता है। हाँ सही। लेकिन वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है उस पर डिपेंड करता है, मतलब पोटाशियम की ऑब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो मैग्नीशियम की जो है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ लेंगे तो वो फिर नट्स भी ले लें, अगर हम एक बनाना ले रहे हैं तो उसके साथ हम नट्स ले लें तो वो जो है एक अच्छा अमाउंट जो है ना आपका मैग्नीशियम का वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई बेस्ट टाइमिंग भी है हमने कि मैग्नीशियम कब हमने इनटेक करना है इसका? जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैग्नीशियम का ये होता है कि इसकी अब्जॉर्प्शन से हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन आ रही होती है जी। तो इसका बेस्ट टाइम जो होता है वो रात को होता है। अच्छा, मतलब रात को सोते टाइम। रात को सोते टाइम आपकी ब्रेन नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप इतनी अच्छी स्लीप में जाते हो कि आप सुबह फ्रेश फील करते हो। आपकी बॉडी के सारे प्रोसेस जो हैं वो रात में काम करते हैं ज़्यादातर। तो जब आप एक अच्छी स्लीप में चले जाते हो ना तो एक बॉडी को हमारी एक्टिवेशन अच्छी मिल जाती है सुबह उठ के। तो इसका बेस्ट टाइम यही होता है कि आप रात को सोते टाइम लें ताकि आप सुबह जो है अपनी नींद अच्छे से पूरी करके एक्टिव हो जाए। मतलब इतने ज़्यादा हमने ऑप्शंस आपको बताए हैं, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं और रात को खास तौर पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये तो हमने डाइट के हवाले से बात कर ली। लास्ट पे आपसे ये पूछना चाहूँगी, मल्टी वाइटामिन भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत से मैग्नीशियम के भी वाइटामिन होंगे, तो क्या हम वो भी खा सकते हैं और क्या उससे हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है? जी, मल्टीविटामिन्स की बात करें तो हम मैग्नीशियम के साथ हमेशा जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स रखते हैं। विटामिन डी का? हाँ जी। विटामिन डी का जितना अच्छा सोर्स होगा मैग्नीशियम की एक्टिवेशन होगी, क्योंकि मैग्नीशियम की इनएक्टिव फॉर्म होती है हमारी बॉडी में। हमारा 50% जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी बोन्स में होता है। अच्छा। और 1% जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है। और बॉडी पूरी कोशिश करती है कि उस 1% मैग्नीशियम को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए, उसकी रेगुलेशन को कंट्रोल में रखा जाए। तो इसीलिए हम मल्टीविटामिन्स का विटामिन डी का अच्छा सोर्स ऐड कर देते हैं ताकि जो है हमारी इनएक्टिव जो फॉर्म है मैग्नीशियम की हमारी बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल मेंटेन रहे। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हम मल्टीविटामिन्स की तरफ मत जाएं, क्योंकि पॉसिबल है कि हमें किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, किसी की नहीं हो, टॉक्सिसिटी हो, कोई एक्सेस में हो। तो सबसे पहले यही होता है कि हमें चेक करा लेना चाहिए कि हमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। अच्छा। उसके ही अकॉर्डिंग आपने लेना है और वो आपको डाइटिशियंस ही बता सकते हैं आपके कि कौन सा बेस्ट सूटेबल टाइम होता है कि जिसमें आपने वो वाला सप्लीमेंट्स लेना है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टमक एसिड की ज़रूरत होती है अब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ को एम्प्टी स्टमक अब्जॉर्ब होती है, कुछ को फैट की ज़रूरत होती है। तो हर सप्लीमेंट्स को मल्टीविटामिन की फॉर्म में अगर आप लेना चाहें तो इट्स ओके, लेकिन मेरी तरफ से तो यही होगा कि आप हर जो है अपना विटामिन अपनी नीड के मुताबिक लें कि किसकी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप उसी चीज़ की तरफ कि मतलब टेस्ट करा के और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से कंसल्ट करके फिर ही कोई मल्टीविटामिन भी खाना चाहिए। खुद से जो डॉक्टर बनने का कल्चर हमारे अंदर प्रिवेल करता है, हमें इसको खत्म करना चाहिए। पता भी नहीं होता कि कौन से टाइम पे लें और वो उसकी हो जाती है कि डायरोटिक फार्म हम ले रहे होते हैं और वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है या हमारे और उसका कोई फायदा नहीं होता, फिर वो आपके पैसे भी जाया हो रहे होते हैं, आपका टाइम भी और आपकी एनर्जी भी जाया हो रही होती है कि उसके खाने का भी फायदा नहीं होता अगर आपको अच्छे तरीके से पता ही नहीं है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी, उसको किस टाइम पे खाना है, कैसे खाना है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के हवाले से हमने बात की है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। डॉक्टर सादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और मैग्नीशियम के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब, तालीमी मैदान में ना स्टूडेंट्स अपने करियर की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा तगदो भी करते हैं और इसलिए दुनिया भर में कुछ ख़ास ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें नौकरी तकरीबन हर स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है और इनमें मेडिकल हो जाए, इंजीनियरिंग, आर्मी, सिविल सर्विसेज की नौकरियाँ शामिल हैं। और पाकिस्तान में इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एक कसीर तादाद CSS या उसे दूसरे लफ्ज़ों में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी में हमें मशगूल नज़र आती है, लेकिन बहुत सख्त
सख्त इम्तिहान होने की वजह से इन इम्तिहानात में कामयाबी की शरह सिर्फ 2% से भी कम बताई जा रही है। 2021 के दादोशुमार के हवाले से अगर आपको बताऊं तो 17,240 में से महज 364 स्टूडेंट्स ही इस इम्तिहान में कामयाब हो सके थे। और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल और हुकूमती मराहत सहूलियात देकर मेरे ख्याल से आजकल यूनिवर्सिटी में हर तीसरा चौथा बंदा या हर कोई स्टूडेंट यही चाहेगा कि हम CSS की तैयारी करें और इसमें जो है ना कामयाबी हासिल करें, और इस वजह से इम्तिहान में रश बढ़ता जा रहा है। और मुकाबले के इम्तिहानों में तलबा की एक बड़ी तादाद इंग्लिश के मजमून में फेल हो जाती है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा स्टफ़ पढ़ने के लिए दिया जाता है कि इसकी वजह से पढ़ाई खासी मुश्किल हो जाती है। तो क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और किस वक्त तैयारी हमें शुरू की जानी चाहिए, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं या जो CSS ऑफिसर होता है उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, किस तरह गुजरती है, उससे पहले उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ख़ासतौर पर CSS की तैयारी के हवाले से भी जानेंगे, और क्या जब आप CSS ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद आपको दोबारा से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये भी एक क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं आज के मेहमान से। हमारे साथ इन स्टूडियो में आसिम रज़ा हैं, CSS ऑफिसर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। जनाब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज से इनका ताल्लुक है। आसिम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिम साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जब CSS ऑफिसर बन जाते हैं तो तब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके बाद मैं CSS पे आऊँगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जब CSS हो जाता है तो कोई आसमान से शायद कोई पैसा बरसने लग पड़ता है या इस तरह की चीज़ें जो आने लग पड़ती हैं। देखिए, ज़िंदगी ओवरऑल इसमें मुश्किलात भी हैं, इसमें आसानियाँ भी हैं, बल्कि CSS का इम्तिहान जितना मुश्किल डिज़ाइन किया गया है उसका एक पर्पज़ है बेसिकली। अच्छा। और पर्पज़ ये है कि CSS के इम्तिहान में इम्तिहान लेने वाले यही देख रहे होते हैं और यही चेक कर रहे होते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना ज़्यादा सख्त जान है आगे वाली लाइफ के लिए। ओके। देखो, जो CSS करने के बाद की जिम्मेदारियां हैं वो आसान नहीं है। ट्रू। उससे पहले वाला फेज जो है वो रिलेटिवली आसान है। जब आप CSS कर लेते हैं और अब प्रैक्टिकली जब आप लाइफ के अंदर आ जाते हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस आप एज असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, या ASP आते हैं अगर आप पुलिस सर्विस को ज्वाइन करते हैं, या कस्टम को ज्वाइन करते हैं, या AC इनकम टैक्स बन जाते हैं, तो ज़िंदगी जो है ये तो आपके समझे 24 घंटे जो हैं वो अवाम के लिए और आपकी रियासत के लिए जी जो है वो टाइम आपका चला गया। जी जी। उसके अलावा आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके एक फैसले से बहुत सारे लोगों ने मुतासर होना होता है। अब आपके जहन के ऊपर मुसलसल ये चीज़ सवार होती है कि इसकी जवाबदेही मुझे दुनिया में भी है, इसकी जवाबदेही मुझे आखिरत में भी है। तो ये एक इकाक का दरिया है और तो डूब के जाने वाला हिसाब है, ये इतना आसान नहीं है बाद में वाला। अच्छा, दूसरा ये CSS या मुकाबले के इम्तिहान जिसे कहा जाता है, जिस तरह आपने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है, क्यों इतना मुश्किल है? एक तो कि वो उसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए उस पर्सन की कि वो कितना कंपैटिबल है, इसके आगे जाके वो तमाम तर मुश्किलात को फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और दूसरा इसका जो कामयाबी का तनासुब है वो इतना कम क्यों है कि मतलब 2% से भी कम रेशो है इसकी कि कामयाब ही नहीं हो पाते बच्चे, क्यों? एक्चुअली इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो CSS के इम्तिहान का तरीक़ाकार है वो जो हम लोगों ने या बच्चों ने कि 16, 18, 19 साल 20 साल पढ़ा होता है उससे पहले, ये उससे यकसर मुख्तलिफ है। अच्छा। जिस टेक्निक पर वो पढ़ते आ रहे हैं वो टेक्निक क्या है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क के बीच में किताबें पकड़ें, उनको रटा लगाएं जी। वो बेसिकली मेमोराइजेशन का इम्तिहान है, एक पूरा प्रोसेस है चीज़ों को याद करने का, आपको चीज़ों की समझ है नहीं है, और आपने जस्ट जो चीज़ याद की हुई है आपने पेपर में जाके लिख दी, 100 में से आपके 99.99% मार्क्स आ गए और आपने दाखिला ले लिया मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बीच। CSS में ऐसा नहीं है। अच्छा। ये इम्तिहान नॉलेज से ज्यादा नॉलेज की एप्लीकेशन का इम्तिहान है। इट्स समथिंग टोटली एल्स। बहुत सारे बच्चे जिनके पास यूं समझ लें कि 100% नॉलेज है, अच्छा, मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूं, वो हो सकता है कि उस नॉलेज को प्रॉपरली अप्लाई ना कर सके और इस इम्तिहान को फेल कर दें। लेकिन वो बच्चे जिनके पास
60 to 70% नॉलेज है, ठीक उसको है। वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर जाए, पास कर जाए। यानी कि ये ऐसा ही है कि जंग जीतने के लिए आपके पास बहुत सारा वेपन होना जरूरी नहीं है, उस वेपन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब आपका हार्ड वर्कर होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्कर होना जरूरी है। ये टर्म है जो कि चिपकी हुई है सीएसएस के साथ। सीएसएस के साथ इसका कतई हार्ड वर्क के साथ ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब सीएसएस की अगर तैयारी की मैं बात करूं तो उसके बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं, 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किन किन चीजों को तैयार करना है। सब कुछ तैयार नहीं करना होता, अच्छा। नंबर 1। और जो तैयार करना है उसको भी एक जैसा तैयार नहीं करना। बस देखिए ना कि एक क्वेश्चन है, फर्ज करें पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अब कोई बच्चा किताबें पढ़े और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसके ऊपर कुछ 4 किताबें पढ़ना शुरू कर दे और मुकम्मल खत्म कर दो, कहे जी कि मैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से क्लाइमेट कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब उसका फायदा क्या? देखिए ना, उसकी 30 मिनट के बीच में उसने, ये 30 मिनट की गेम है, आधे घंटे की, उसको जो सवाल आएगा वो 35 मिनट के अंदर अंदर उसने समराइज करके जो है वो पेश कर देना है अपना। तो वो जो 4 किताबें उसने पढ़ी, इतना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो तो टोटली जाया गया। और फर्ज करें अगर वो सवाल आया ही ना तो फिर मामला चला गया। तो ऐसी सूरत में जो पहली जो चीज है वो ये है कि आप ये देखते हैं कि आपने कौन सी चीजें तैयार करनी है और कितनी डेप्थ के बीच में जाके तैयार करनी है। अच्छा। फिर दूसरी आपकी स्टेज आती है जिसमें आप नॉलेज को एक्वायर करना शुरू करते हैं। आपने जो फैसला किया, अब उस डाटा को कंपाइल करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से उसको इकट्ठा करते हैं, याद करते हैं, तैयारी करते हैं उसकी। और तीसरे नंबर पे उस एक्वायर्ड नॉलेज आप प्रैक्टिस लेना शुरू करते हैं कि एक्वायर्ड नॉलेज की बुनियाद पर आपने सवाल का जवाब कैसे देना है। ये 3 हिस्से हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो पहले हिस्से को भी छोड़ देते हैं, अच्छा। वो तीसरे हिस्से को भी छोड़ देते हैं, वो डायरेक्ट पैराशूट से जंप करते हैं दूसरे वाले हिस्से में। कहीं से सुना होता है कि सीएसएस के लिए बहुत तैयारी करने की जरूरत है, तो वो जो बच्चे मुझसे भी राब्ता करते हैं कहते हैं सर हम तो सारा दिन डॉन पकड़ के बैठे रहते हैं, अखबार पकड़ के बैठे रहते हैं, और वो ऊपर से खबर पड़ी, नीचे से खबर पड़ी, हमसे पूछ लें कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में कितने गोले चल गए, क्या कुछ हुआ, हर चीज पता है। तो मैंने कहता हूँ बच्चों, जब तक ये पेपर आना है तब तक ये मामला खत्म हो चुका होगा, ये आपके सीएसएस के लिए है ही नहीं। अच्छा, ठीक तो है। आपने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। तो ये वो चीज है जो बहुत सारे बच्चे लैग कर रहे होते हैं, नतीजतन फेल होते हैं। अच्छा, और दूसरा जो इंग्लिश ऐसे में बहुत से बच्चे जो है फेल होते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या बहुत मुश्किल होता है वो? देखें 30,000 बच्चा आप तकरीबन अप्लाई कर रहा है, तादाद बढ़ते बढ़ते 17,000 से जो आपने बताई वो 30 तक पहुंच गई है। उस 30,000 बच्चे को काटना है एग्जामिनर ने, उसको टास्क तो दिया गया है। अच्छा। तो उसमें से छांटी करके आपने जो टॉप के बच्चे हैं, यूं समझ लें 400, 300, 500 वो लेकर आने हैं ताकि वो इंटरव्यू के सामने बैठे। 200 से 300 के दरमियान सीटें आती हैं हर साल। हाँ जी। अच्छा, कुछ उसको काटने का कोई ना कोई तरीका तो रखा जाएगा, यानी कि कोई ना कोई बच्चे अपनी फोटो तो लगा के भेजते नहीं, तो कोई ना कोई तरीका रखेंगे कि जिसकी वजह से उन्होंने लिस्ट को छोटा करना है। अच्छा, वो तरीका जो सबसे बेस्ट है वो इंग्लिश एसे इसलिए है कि इंग्लिश एसे में मल्टीपल तरह के जो टैलेंट है बच्चे का वो नजर आ जाता है। मसलन इंग्लिश एसे देखकर एक एग्जामिनर को एक तो ये पता चल जाता है कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, नंबर 1। नंबर 2 ये पता चल जाता है कि बच्चा आर्गुमेंटेशन में कैसा है। अच्छा। क्या अपनी बात को ये मौसर अंदाज में पेश कर सकता है कि नहीं कर सकता। इंग्लिश एसे जो है ये कोई थर्स्टी क्रो वाली कहानी तो नहीं है ना कि जी एक प्यासा कौवा था उसने ये किया वो किया। ये एक पूरी एक आर्गुमेंटेशन है जिसके ऊपर आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं और जिस तरह एक मुकदमा लड़ा जाता है, आप अपना एक मुकदमा लड़ रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे उसकी जो फॉर्मेट करता है वो अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को जो सीक्वेंस करता है वो किस तरीके से करता है, उसकी लिखाई क्या है, प्रेजेंटेशन आर्ट क्या है, मटेरियल की डेप्थ क्या है। तो ये ऐसे वो वाहद पेपर है जिसके बीच में ये तमाम की तमाम स्किल्स, कैपेबिलिटीज नजर आने लग पड़ती हैं। सही। तो दिस इज द बेस्ट वे। यहाँ पे वो फिर छांटी करने लग पड़ते हैं बच्चों को और इसी में फेल हो जाते हैं। और 99% मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो खासतौर पर इंग्लिश में फेल होते हैं। इसमें फेल होने की बेसिकली जो बुनियादी तरीन वजह है ना वो ये है कि बच्चों को ये पता ही नहीं कि एग्जामिनर ने इसमें चेक क्या करना है। अच्छा। इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीजें चेक होती हैं। 3 चीजें। वो क्या है? पहले नंबर पे तो आपका मटेरियल चेक होता है कि आपका जो मटेरियल है, जो आपने मवाद पेश किया है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो लंबाई चौड़ाई वाइज कितना है, यानी कि जो वर्ड की जो क्वांटिटी आपको दी गई है 2,500 से 3,000 लफ्जों में उसमें फॉल करता है कि नहीं करता। फिर उसके बाद ये किस हद तक क्वालिटी ओरिएंटेड है। क्वालिटी ओरिएंटेड की मिसाल ये है कि अगर
हम किसी मैट्रिक पास बंदे से पूछेंगे कि महंगाई क्यों है तो वो जवाब देगा जी। अगर हम किसी माहिर इक्तिसादियात से पूछेंगे तो वो और जवाब देगा। हाँ जी। तो ये जो डिफरेंस है जवाब का, दरअसल ये क्वालिटी है। तो जो एग्जामिनर है वो चाह रहा होता है कि जो बच्चा CSS के लेवल के ऊपर आया है वो अगर माहिर इक्तिसादियात के लेवल पे नहीं है तो कम से कम वो एक अंडर मैट्रिक बच्चे के लेवल पे भी ना हो, कोई एक्सपर्ट अंदाज में एक्सपर्टीज जो है अपनी शो करे। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है वो रेलेवेंस जो है वो चेक हो रही होती है कि बात की उसकी कितनी रेलेवेंस है, कितना ज्यादा टॉपिक को वो हिट कर रहा होता है। तो एक सेगमेंट मटेरियल हो गया। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज चेक होती है कि आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है कितनी अच्छी है, दुरुस्त है, सबसे पहले दुरुस्त है। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कितना जो है वो मजबूत है, कितना फ्लॉलेस है, कितना अपीलिंग है और कितना अट्रैक्टिव है। अच्छा, और तीसरी चीज जो चेक हो रही थी वो आपकी प्रेजेंटेशन है कि आपने कितने मुयस्सर अंदाज में अपनी बात को प्रेजेंट किया, पेश किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बीच में ये कह रहे होते हैं कि जी हमें इंग्लिश से जान छुड़ा लेनी चाहिए। कैसे जान छुड़ाएं? आप ये देखिए, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपने पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आपने दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ तजारत भी करनी है, आपने उनके साथ लेन देन करना है, आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, आपके मसाइल यूएनओ में फंसे हुए हैं, जनरल असेंबली के बीच में आपने जाना है, आपने जगह जगह पाकिस्तान को तो आपको इंग्लिश जो है वो बोलनी पड़ेगी। तमाम नॉलेज आपका इंग्लिश में अवेलेबल है। तो बजाय इसके कि इस तमाम नॉलेज को हम उर्दू में ट्रांसलेट करें और फिर हम ये कहें कि जी हम कर नहीं सकते चूंकि इंग्लिश, तो बहुत इजी वे ये है कि हम अपने इंग्लिश के स्किल्स को इंप्रूव कर लें। इट्स रादर इजियर। सही। तो मजबूरी है हमें इंग्लिश सीखना और इंग्लिश आनी चाहिए। तो मतलब इसका ये भी मतलब है कि अगर हम लोग CSS का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश पे ध्यान दें कि नहीं? इंग्लिश एक पार्ट है उसका, इंग्लिश एक बाकियों में भी, क्योंकि ज्यादातर हमारी यही है ना कि अगर हम इंग्लिश में ज्यादातर रेशो है बच्चों की फेल होने की, तो इंग्लिश में ही फेल होंगे, तो इस पे ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। एकेडमीज में भी इसलिए लोग जाते हैं। इंग्लिश वाले पेपर में भी 3 चीजें हैं, एक आपका मटेरियल है, दूसरी आपकी लैंग्वेज और तीसरी प्रेजेंटेशन है। तो इंग्लिश के ऊपर जो फोकस है वो 33% है और 33% जो है वो बाकी उसकी चीज़ों पे भी है। अच्छा, ये जो एकेडमी कल्चर है मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी कि ये एक मौसर है, इससे भी बच्चों के अंदर वो कंपैटिबिलिटी बन रही है कि वो आगे जा सकते हैं, या इसकी वजह से बच्चे जो है वो ड्रैग होते जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो फॉर श्योर है और वो ये कि एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अच्छा। चूंकि CSS के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, किसी एक जगह से आपको नॉलेज नहीं मिलना, किसी एक जगह से आपको रहनुमाई नहीं मिलनी, तो यू नीड गाइडेंस। अब वो आपको अगर आपके बड़े भाई से मिल जाए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने CSS किया तो जितने भाई बहन मेरे इस एज के बीच में थे वो सारों को अल्हम्दुलिल्लाह CSS करवा दिया। वो सब CSPs हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, भाई भी, बहन भी और भाई के ब्रदर इन लॉ भी, भांजी भी, सब जो है वो कर चुके हैं, तो उनको मैं अवेलेबल था। वरना आप अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं, किसी जानने वाले से रहनुमाई ले सकते हैं। जिनको ये सब अवेलेबल नहीं है, सही, उनके लिए एकेडमी एक मौसर जरिया है। अच्छा। ये कोचिंग एक अच्छा जरिया है। मतलब इससे कम से कम कोई बुरी से बुरी एकेडमी भी होगी, कोई बुरी से बुरी एकेडमी भी होगी, तो कम से कम वो बच्चों को इतनी ओरिएंटेशन जरूर दे देगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि CSS की तैयारी के लिए एटलीस्ट उन्हें क्या करना है। अच्छा। अगर वो तैयारी करवाएगी भी नहीं ना, तो कम से कम उस तैयारी करवाने का एक तरीकेकार उनको जरूर जो है वो बता देगी कि आपने किसने अपेयर होना है उसके अंदर। जी एग्जैक्टली। तो बच्चा कुछ ना कुछ वहां से सीख के निकलता है। सही। तो इस लिहाज से तो यूजफुल है। मतलब फिर भी आपको थोड़ा बहुत नोहा हो जाती है अगर आप एकेडमी में भी जाते हैं ये चीज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ एकेडमीज तो जाहिर है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन फीसेस तो बहुत लेते हैं ना, मसला भी यही है। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं, मैं जो मेरा इल्म है CSS की एकेडमीज की फीस के हवाले से, इनकी जो फीस है वो किसी 5वीं या 6ठी क्लास के जो बच्चे का मुनासिब सा भी स्कूल है उससे कम है। अच्छा। मतलब मेरा बच्चा अगर फर्ज करें लाहौर ग्रामर स्कूल में जा रहा है या किसी और स्कूल में जा रहा है, तो उसकी जो फी है जो बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी दरमियानी सी रीजनेबल सी फीस है जितनी वो चार्ज कर रहे होते हैं। जो CSS की एकेडमीज हैं उनकी फीस इससे कम है। अच्छा। और वो तैयार आपको कर रहे हैं एक बहुत बड़े इम्तिहान के लिए जिसने ओवरऑल आपका करियर ही चेंज कर दिया। तो मैं तो ऑनेस्टली इनकी फीस को, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोचिंग है ना ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं समझता। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कहा जाता है कि बहुत अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, तभी आप CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन क्या एक आम आदमी भी CSS का इम्तिहान दे सकता है? देखिए, CSS आम आदमियों के लिए ही है, ये पहली बात है। ठीक है। अच्छा, आम आदमी की डेफिनेशन क्या? अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुनासिब ज़हनियत का हामिल है, मतलब बात उसको समझाई जाए तो वो समझ लेता है, वो डल माइंडेड नहीं है। अच्छा। वो डल माइंडेड नहीं है तो वो CSS कर सकता है।
सही, वो मतलब CSS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का कोई फायदा, उसको इंटेलिजेंट होना जो है वो ना इसके लिए रिक्वायर्ड है, और शायद जो एक्सेसिवली इंटेलिजेंट हैं वो शायद ये काम कर भी ना सकें। अच्छा मेरा अपना व्यू इसके हवाले से ये है। तो इंटेलिजेंस एक कंपोनेंट है इसका, इस CSS की प्रिपरेशन का। इसके बीच में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एक डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, जो मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो है वेटेज रखती है। मैंने 2009 में CSS किया, जब हम गए तो तकरीबन को 300 लोग मेरे साथ एकेडमी में और थे जब हम ट्रेनिंग के लिए गए। अब जहानत वाइज, काबिलियत वाइज, लुक वाइज, कद वाइज सारे लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन जो एक चीज़ सारों में कॉमन थी वो ये थे कि सब मेहनती थे, मेहनत करने वाले लोग थे, मतलब अपनी डेडिकेशन से आए हुए लोग थे। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में कोई कह सके कि इसका कोई फ्लूक लगा या दाव लगा है या तुक्का लग गया और वो CSS के बीच में करके आ गया। नो, इट नेवर हैपेंस। अच्छा, ये कभी भी नहीं होता। तो डेडिकेशन जो है ये एक ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना पैशनेटली और कितना ज़्यादा लगातार कंसिस्टेंटली अपने गोल को जो है वो परसू कर सकते हैं। थोड़ा लंबी जर्नी है ना, तो लोग थक जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये होता है। फिर दूसरा, इसकी तैयारी शुरू होती है ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लेने के बाद। हाँ जी। तो होता क्या है कि जब तक बच्चा ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहा होता है तो घर वाले सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, रिश्तेदार पूछ नहीं रहे होते। ये वो फेज है जिसके बीच में पूछने लग पड़ते हैं। हाँ। अगर बच्ची तैयारी कर रही होगी तो रिश्तेदार आके पूछेंगे जी शादी कब कर रही हो या क्या कर रही हो। लड़का अगर CSS की तैयारी के बीच में 2 साल लगा रहा है तो पूछ रहे होंगे तू कोई जॉब नहीं करता, नौकरी नहीं कर रहा, तू अभी तक मिली नहीं, वो फलां को तो मिल गई थी, तू क्या कर रहा है अब तक। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों और बच्चियों में एहसास कमतरी होने लग पड़ता है कि यार शायद मैं पीछे रह गया हूँ बाकी से, वो दरमियान में छोड़ देते हैं इसको। अगर कोई बच्चा या बच्ची दुरुस्त एज में इसको शुरू कर दे, अच्छा, और फिर इसी के ऊपर क्या एज हो सकती है इसकी दुरुस्त? देखिए मैं तो समझता हूँ ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन की तैयारी जब हो रही है तो जिस बच्चे या बच्ची ने CSS करना है वो इसी ग्रेजुएशन के दौरान ही साथ साथ CSS की तैयारी वो तैयारी शुरू कर दे। और इसका होगा ये कि जब ग्रेजुएशन जैसे ही उसकी मुकम्मल होगी तो विद इन 1 ईयर वो अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो लेने की पोजीशन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, और ये एक बड़ी एक राइट एज, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया हुआ है जो हमारे साथ एज अफसर अब बैठते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे थे, ग्रेजुएशन में उन्होंने स्टार्ट किया, अच्छी टाइम पे उनको गाइडलाइन मिल गई और वो जैसे ही 21 साढ़े 21 साल के हुए वो ऑफिसर बनकर आ गए। मतलब ये एक अच्छी एज है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी जो है CSS अगर आपने करना है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जो एक दफ़ा अपीयर हुआ है वो फेल हो गया है, दोबारा से अपीयर हुआ है फिर वो फेल हुआ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या बार बार ट्राई करना चाहिए या फिर कोई और किसी और साइट पे चले जाएं, वो इतना वेट ना करें? वैसे तो ये जनरली कहा जाता है कि जो फेलियर है ये सक्सेस का इंग्रेडिएंट है। हाँ जी, ये कंपोनेंट है कामयाबी की तरफ जाने के लिए, ये जरूरी तरीन रास्ता है। ये चीज CSS में बाकी चीजों की निस्बत बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, CSS के बीच में जो पास होने वाले एस्पायरेंट्स हैं ज्यादातर वो होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर मीन जो दूसरी अटेम्प्ट ले रहे होते हैं या जो तीसरी अटेम्प्ट ले रहे होते हैं। तो जो ऐसे बच्चे जो पहली या दूसरी अटेम्प्ट ले चुके हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी एक तो डिस्करेज फील ना हो। अच्छा, क्योंकि तीसरी अटेम्प्ट अगर उनकी रहती है तो ज़्यादातर बच्चों ने तीसरी अटेम्प्ट में ही CSS किया हुआ है, और एक दफ़ा अगर ये हो गया तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहली अटेम्प्ट में किया था या दूसरे में किया था। अच्छा, ठीक है। अगर 3 अटेम्प्ट्स में CSS नहीं है तो 3 अटेम्प्ट्स PMS की भी अवेलेबल होती हैं। ओके, और वो उसी तैयारी के साथ जो बंदा है वो अपीयर हो सकता है। अच्छा, PMS के एग्जाम में भी। और वो भी पोस्ट जो है वो उतनी ही ल्यूक्रेटिव और उतनी ही ज़्यादा ये समझें कि अहम है अगर हम गवर्नेंस की बात करें या किसी भी सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें। इन तमाम चीज़ों को साइड पे छोड़ दें। देखिए मैं नहायत ऑनेस्टली आपको ये बता रहा हूँ कि 16, 17, 18 साल के अंदर जो एक बच्चा पढ़ता है उस तैयारी को साइड पे रख दें, और इस 1 साल की तैयारी के बीच में जो इल्म हासिल होता है अगर इसको एज ए इल्म ही ले लिया जाए, अच्छा, तो ये 1 साल की तैयारी जो CSS या PMS के बीच में आप करते हैं, जो अवेयरनेस मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, जो सोचने का एक अंदाज मिलता है, वो उस 16-17 साल की तालीम से कई गुना ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो आप जब CSS और PMS की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट इसको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज करें, और ये वो तैयारी है जो बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। देखिए जब एक ऐसा बच्चा ना, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो CSS और PMS की तैयारी करते हैं, जब वो किसी महफिल में बैठते हैं वहां पे जाके उनको फिर कपड़ों की डिजाइन डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे जाके वो फिर नेशनल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, सोशल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, वो इंटरनेशनल इशू, क्योंकि उनके पास बात करने की नॉलेज होता है ना बहुत ज्यादा। उनको फिर
चुगलियां करने की और गीबत करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा नेशनल ट्रेंड है। अच्छा, दूसरा जाते जाते मुझे ये बता दें, बच्चे प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब पेपर्स की डेट्स नज़दीक आती हैं, तो प्रेशराइज होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है या इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का? देखिए, ये सिम्टम है, ये होना है, सारों के साथ होना है। चूंकि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और आपने पूरा इसके ऊपर टाइम लगाया हुआ, टाइम से ज्यादा आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं बहुत सारे लोगों की। बहुत सारी आंखें हैं जिन्होंने आपको नीली बत्ती में घूमता हुआ देखना, सोचना शुरू कर दिया है, इमेजिन करना शुरू कर दिया है। तो ये प्रेशर आता है, ये आता है, ये नॉर्मल है। अच्छा। बस इसको नॉर्मल की हद तक समझें और पेपर वाले दिन इसको जो है सर पे सवार ना करें। सर पे सवार ना करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपीयर कर सकें और पेपर अच्छा करके आएँ। आसिम रज़ा CSS ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और यहाँ पर आए। और जनाब, CSS की तैयारी किस तरह कर सकते हैं और CSS ऑफिसर बनने के बाद आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, इस हवाले से भी हमने बात की है। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं थिएटर के हवाले से। और थिएटर अदब और फ़न की एक ऐसी शक्ल है जिसमें लोगों के सामने चंद अदाकार एक लाइव एक्ट करते हैं और इस फ़न की तारीख़ सदियों पुरानी है। कदीम यूनान और रूम से लेकर अब तक थिएटर के ज़रिए माशरों की इस्लाह भी की जाती है, क्योंकि ये लुत्फ़ फ़न ना सिर्फ लोगों को हंसाता है बल्कि रुलाता भी है, उनके जज्बात को भी उजागर करता है, मगर इसी दौरान जाने अनजाने में ना उसकी असला भी कर देता है। पहले जब ना तो टीवी हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करते थे लोगों के पास, तो एक ही उनके लिए इंटरटेनमेंट का बेहतरीन ज़रिया था, वो था थिएटर। और वो सारे शहर के लोग बड़ी चाहत से सिर्फ इसलिए चौराहों पर जमा हुआ करते थे कि उन्हें एक बेहतरीन एक्ट देखने को मिलेगा। और यूनानी स्टेज ड्रामा निगार अपनी महारत से लोगों को इस तरह थिएटर परफॉर्मेंस में मगन कर दिया करते थे कि वो ये भूल ही जाते थे कि वो सिर्फ एक ड्रामा देख रहे हैं। और यूं ये लोगों को मुआशरत, मज़हब, सियासत और समाजियत समझाने का एक बेहतरीन ज़रिया भी साबित हुआ। और अगर देखा जाए तो यूरोप में शेक्सपियर के ज़माने में अंग्रेज़ी थिएटर अपने रूज पर पहुंचा और इस दौरान अदब और फ़न की राह में मज़हब और मुआशरे की तरफ से कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मगर उनसे बाखूबी निपटा भी गया। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में भी थिएटर का रिवाज मौजूद है, मगर ये अपने इर्तकाई अमल से नहीं गुजर सका, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। टेक्नोलॉजी ने भी इसे काफ़ी हद तक मुतासर किया है, मगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी डूबती नैया चला रहे हैं। तो आज हम आपको इस हवाले से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि थिएटर इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है, ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आगे बढ़ने से हमें रोक रही हैं। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, शाहिद नदीम साहब हैं, थिएटर एंड टेलीविज़न के डायरेक्टर हैं, प्ले राइटर है, स्क्रीन राइटर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने PTV में भी सर्व किया है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। और दूसरा अजोका थिएटर के हवाले से हम सब जानते हैं और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे आज हमने आपकी मुलाकात करानी है और कुछ थिएटर के हवाले से भी बात करेंगे। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? शुक्रिया मुझे जगाने का सुबह सुबह। माजरत भी हम करते हैं, लेकिन आपका भी शुक्रिया कि आप सुबह सुबह हमारे मॉर्निंग शो में आए। सर, थिएटर के हवाले से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, पाकिस्तानी थिएटर और जिस तरह मैंने थोड़ी सी तारीख के बारे में बात की है कि कदीम यूनानी थिएटर था, फिर उसके बाद इंग्लिश जो थिएटर आया, क्या बुनियादी फ़र्क है हमारे थिएटर में और उस वक्त के थिएटर में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि यूनानी थिएटर बहुत बाद में आया। इस खित्ते को बरसगीर जनूबी एशिया में कोई 5-6 हज़ार साल पुरानी इसकी तारीख़ है, इसकी रिवायत है थिएटर की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, म्यूज़िक और डांस की, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ के जो दो मशहूर नवादरात हैं उनमें एक प्रीस्ट का मुजस्मा है और एक डांसिंग गर्ल का, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का। तो ट्रेडिशन तो ये हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन ये है कि सन 47 में हमने कोशिश की तारीख़ को, जैसे आजकल हमारे बाज़ मुनसिफ़ीन जो हैं वो
आइन को रीराइट करते हैं तो हमने हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की और ये प्रिटेंड किया कि 47 से पहले ये खिता जो है शायद मौजूद ही नहीं था। हाँ जी। नया मुल्क तो मौजूद में आया मगर नया खिता तो नहीं था, वही लोग थे, उनकी ट्रेडिशन, उनकी जुबान थी। हाँ जी। तो वो 47 में एक थोड़ा सा धचका पहुंचा और उसमें कुछ लोगों ने नज़रिया पाकिस्तान या इस्लाम की ऐसी ताबीर की कि जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर कुछ ज़रा मार्शल लॉ और ज़रा आमरीत के दौर आए जो वैसे ही सोशली मीनिंगफुल थिएटर को नापसंद करते थे। तो लेकिन ये नैया जो है ये फ्लोट रही है, ये चल रही है, बल्कि इस नैया में फ़नकारों के साथ साथ बाकी माशरे के खिते भी मौजूद हैं और ये वो कश्ती नू है जिसमें फनकार और अदाकार जो हैं लोगों में जोश पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं, राह दिखाते हैं ताकि ये कश्ती जो है फ्लोट रहे और चलती रहे। अच्छा, और दूसरा इसको एक बहुत बड़ा जरिया समझा जाता है कि हमारे मुआशरे में हमने किस तरह इस्लाह करनी है, एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम इस्लाह कर सकते हैं अपने थिएटर के थ्रू। तो क्या आपको लगता है कि अब ये हो रहा है या होने की ज़रूरत है? असल में थिएटर का काम इस्लाह करना नहीं है, थिएटर का काम है आईना दिखाना। अच्छा। हुक्मरानों को आईना दिखाना और अपने ऑडियंस को आईना दिखाना, उनकी ज़िंदगियों में जो तजादात हैं, जो मसाइल हैं, उसका शऊर पैदा करना। लेकिन उस शऊर के नतीजे में वो क्या अमल करते हैं ये लोगों का फैसला है या उनके जो रहनुमा हैं उनका फैसला है। तो थिएटर जो है वो आपको आपकी एक ज़िंदगी की अक्कासी करता है, आपके मसाइल की अक्कासी करता है और आपको तफरीह भी फराहम करता है। चुनाचे आप एक तफरीह के अंदाज में आपके शऊर में इजाफा होता है, आपके जोश व जज्बे में इजाफा होता है और फिर वो फैसला उन्होंने करना है। हम उनको नहीं बताते कि आपने थिएटर हॉल से बाहर निकल के क्या करना है। अच्छा। ये अवाम का फैसला है। हमारा काम है कि उनको आईना दिखाते रहना, उनको थोड़ा सा झंझोड़ते रहना, उनके ज़मीर को, उनके शऊर को, और साथ साथ उनको तफरीह भी फराहम करना कि इंटरटेनमेंट का भी एक ये ज़रिया है। लेकिन दूसरा हम अगर सर पाकिस्तान में देखें तो थिएटर हमारे माइंड में, जब भी कोई थिएटर की बात करता है तो हमारे माइंड में आता है कि शायद ये जो स्टेज ड्रामाज होते हैं और जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है शायद वही थिएटर है, बिकॉज़ अब ये ज़्यादा कल्चर मौजूद है और लोग इस साइड पे जाते हैं। तो क्या ये स्टेज ड्रामाज इसको थिएटर कहा जा सकता है? ये थिएटर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग और ये स्टेज ड्रामाज बिल्कुल अलग है। नहीं, जैसे वो कहते हैं खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद। तो हम आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसको जमहूरियत कहते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जमहूरियत हो। तो थिएटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ये एक आर्ट की फॉर्म है। उसमें एक स्क्रिप्ट होता है। अच्छा। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद उसकी एक कास्ट होती है, उसकी एक डायरेक्टर उसका होता है, उसकी रिहर्सल्स होती हैं, उसमें फिर अनलाइक द ग्रीक थिएटर यू आर रेफरिंग टू, उसमें फिर और चीज़ें भी आती हैं, लाइट्स आती हैं, साउंड आता है, कॉस्ट्यूम आते हैं, अब तो ये मल्टीमीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है। तो फिर उसकी एक शक्ल बनती है। तो अब हमारे यहाँ जिसको लोगों ने वो थिएटर या कमर्शियल थिएटर या जुगत थिएटर या मुजरा थिएटर कहना शुरू किया है, उसमें थिएटर की कोई बात नहीं। उसमें ना कोई डायरेक्टर होता है। अच्छा। ना कोई स्क्रिप्ट राइटर होता है, ना कोई रिहर्सल्स होती हैं। बस वो एक वेरी टैलेंटेड कॉमेडियंस आते हैं, वो आके लोगों को गुदगुदी करते हैं या उल्टे सीधे जुमले बोलते हैं, लोगों को हंसाते हैं हर कीमत पे, चाहे उसका कोई मकसद या मानी हो या ना हो। तो उसको दुनिया में और जगहों पे भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसको लोग थिएटर नहीं कहते। उसको आप स्टैंड अप कॉमेडी कह लेते हैं या उनके और नाम रखे हुए हैं और उसकी जगह मखसूस हैं। सोहो है या और इस तरह की जो लंदन में एक है। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इतना उनका एक जो जमालियात है इतनी कमज़ोर है कि वो हर कीमत पे हंसना चाहते हैं, चाहे वो किसी के एक्सपेंस पे हो, औरतों का मजाक उड़ाया जाए, गरीब तबके का मजाक उड़ाया जाए, तो वो उनको करने दें, लेकिन उसको थिएटर ना कहें और ना हमारी जो हुकूमतें और हमारी आर्ट्स काउंसिलें हैं वो उसको प्रमोट करें। लेकिन दूसरा अगर मैं पूछूं कि फिल्म में अगर एक बंदे ने जाना है, उसके अंदर एक्टर बनने की सलाहियत है, तो वो कितना मंझा हुआ अदाकार या अदाकारा बन सकते हैं अगर वो थिएटर से अपने करियर का आगाज़ करें? तो देखिए, थिएटर एक बुनियादी एक प्लेटफॉर्म है या फॉर्म है जिसमें रक्स भी है, मौसीकी भी है, डायलॉग भी, ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है और लाइव इंटरेक्शन विद द ऑडियंस है। तो उसमें जो आपकी ग्रूमिंग होती है एक एक्टर की, वो कहीं और नहीं हो सकती। जैसे कैमरा के सामने
ऑफ हो गए, ऑन हो गए, एडिट हो गया, हाँ जी, रीटेक हो exactly. गया, इसमें आपकी पूरी सलाहियत, आपने आपके live, इंस्टिंक्ट्स जो है ना वो ताज़ा होते हैं। इसलिए बड़े बड़े एक्टर जो हैं दुनिया भर में, वो चाहे मशहूर टॉप के स्क्रीन एक्टर्स हों, वो 5-7 साल बाद कुछ 6 महीने के लिए छुट्टी लेते हैं अच्छा। और थिएटर करते हैं। अच्छा। तो थिएटर की जो ट्रेनिंग है वो बहुत काम आती है, अगरचे फॉर्म फ़र्क है, थिएटर की एक्टिंग और टेलीविज़न की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में फ़र्क है, लेकिन जो बुनियादी आपके जो जिबिल्लत है, जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है और जो इम्प्रोवाइजेशन की एबिलिटी है या मेथड एक्टिंग जिसको कहते हैं कि आप चीज़ों को महसूस करते हैं, उसके लिए थिएटर जो है वो एक बुनियादी इदारा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग कोई नहीं है। मौका नहीं है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ना आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में। हमने अब एक अजोका इंस्टीट्यूट शुरू जी। किया है जिसमें हम बच्चों से लेके तो बुजुर्गों तक की ट्रेनिंग करते हैं, राइटिंग में भी और अच्छा। एक्टिंग में भी। और उससे कुछ लोग निकलते हैं, वो फिर उनमें से कई टेलीविज़न वाले उचक के ले जाते हैं या फिल्म वाले ले जाते हैं, लेकिन यह है कि एटलीस्ट एक प्रोसेस है, बट इट्स वेरी लिमिटेड। या अच्छा। कराची में एक इदारा है नापा, अच्छा। वो कुछ ट्रेनिंग करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको प्रमोट करें, इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में निसाब का हिस्सा बनाएं, इसको गैर निसाबी ना समझें। मतलब स्कूल में भी हमारा ये सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल, और उसके क्रेडिट्स होने चाहिए। अच्छा। एक तो होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर जी, एक्टिविटीज, एक जी। एनुअल प्रोडक्शन कर दी, वो आपको ट्रेन नहीं करती, ठीक वो है। एक इवेंट के तौर पे आप करते हैं। तो इसके लिए सारी दुनिया में अब जो थिएटर और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसकी अवेयरनेस, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, उसमें वो लाजिमन होता है, क्योंकि उससे आपकी शख्सियत निकलती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी बेहतर लेकिन होती सर है। इस माइंडसेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है, तो सबसे पहले तो उसके माँ बाप मायूब समझते हैं, उसको उस फील्ड में जाने ही नहीं देते हैं कि आप डिग्री भी क्या करोगे परफॉर्मिंग आर्ट में, आगे जाके इसमें करियर क्या ही बना सकते हो। तो ये क्या माइंडसेट चेंज हो सकता है हमारे पेरेंट्स का? जी, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए सोसाइटी में एक अप्रूवल और उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए आर्ट्स की, हुकूमत की लेवल पे, एजुकेशन, मीडिया की लेवल पे। अब तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, अब टेलीविज़न में ही देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्टर्स के लिए बढ़ गई हैं, फिल्म में भी हमारा कुछ बेहतर हो रहा है सिलसिला शुरू जी। तो अब तो फिर यह है कि सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी जाके तो अगर टैलेंट है तो अपने आप को वहाँ मनवा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और हमारे पेरेंट्स को और हमारी सोसाइटी को ये एहसास करना चाहिए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के बगैर मुकम्मल शख्सियत नहीं बन सकती। अच्छा, दूसरा आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है जिसके ऊपर सारे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे जो जैसे हमने स्ट्रीट ड्रामा के हवाले से बात की, उन हवाले से एक एक्ट भी आया है पंजाब में, तो उस पर आप क्या अपना एनालिसिस देना चाहेंगे, कमेंट करना चाहेंगे कि उस पर क्या करना चाहिए? बैन भी किए गए हैं, एक तरफ थिएटर है, दूसरी तरफ इन चीज़ों को बैन किया जा रहा है। देखिए जी, इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि बैनिंग इज़ नो सोल्यूशन। अच्छा। बैन करने से आप एक चीज़ को सुप्रेस कर देते हैं, वो फिर कहीं और रास्ते निकाल लेती है। आप एक थिएटर में बंद करेंगे तो वो किसी हॉल में करना शुरू कर देंगे, वहाँ बंद करेंगे तो वो किसी और नुक्कड़ में चले जाएंगे। तो असल में हमारे पास टैलेंट बहुत है, एक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्टर्स। आप टेलीविजन में हमारे जो शोज में इन्हीं एक्टर्स ने क्या कमाल किया है, लेकिन वहाँ वो कंट्रोल्ड होते हैं। तो उनको आप ट्रेन करें, उनको सेंसिटाइज करें, इन एक्टर्स को भी और उन डायरेक्टर्स को भी, उनके लिए वर्कशॉप्स करें। एक उनके लिए कंपलसरी करें कि जिन्होंने थिएटर प्रोडक्शन करनी है वो 3 महीने का कोर्स आर्ट्स काउंसिल में करें, जहां उनको बताया जाए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या थिएटर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सोसाइटी में क्या रोल है, एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है। तो और उसको डिस्करेज किया जाए लेकिन बैन ना किया जाए। दूसरा, ये जो एक्ट की बात हो रही है तो वो एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस कंट्रोल एक्ट था जो अंग्रेज़ों ने एक आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए 1876 में वो इंट्रोड्यूस किया था। एक ड्रामा था नील दर्पण बंगाल में, तो उसमें वो बड़ी एक एंटी कॉलोनियल उसमें मूवमेंट थी। तो वही आज तक हमारे यहाँ चल रहा है। आप सोच लें कि कितने कोई 1876 का, और अभी भी हमारी हुकूमत ने कहा है कि हम उस एक्ट में के मुताबिक कर रहे हैं। तो उस एक्ट में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। तो अगर एक्ट में चेंज लानी है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज आनी चाहिए। उसमें आप इस तरह का जो एक फरसूदा या छछोरा किस्म का थिएटर के नाम पे जो शो चल रहे हैं
उनको आप ज़रूर डिस्करेज करें, लेकिन ये देखें कि मतलब डांस को वो ऐसे कहते हैं जी डांसिंग बुरी चीज़ है। अब डांस तो बुरा नहीं है, हमारा प्ले अभी हफ्ते को हुआ है बुल्ले शाह पे, तो उसमें तो भरपूर डांसिंग है, लेकिन वो सूफी डांसिंग है। इसी तरह से हमारा फोक डांसेस हैं, हमारे क्लासिकल मतलब डांसेस की भी टाइप्स है ना। हाँ जी। तो ये एक मुजरा डांसिंग है, तो मुजरा डांसिंग को थिएटर के नाम पे बेचना बुरी बात है, या सेक्सुअल कंटेंट को स्टेज पे अदा करना थिएटर के नाम पे, वो तो बुरी चीज़ है। लेकिन ह्यूमर बुरी चीज़ नहीं है, जुगत में कोई ख़राबी नहीं है, डांस में कोई ख़राबी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत को चाहिए कि इस एक्ट को रिव्यू करे, और जो उसमें चीज़ों की ऐड करने की ज़रूरत है वो भी करे, और जिनकी आज़ादी देने की ज़रूरत है वो उसको भी आज़ाद, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे फनकार हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे या बहुत परेशान कुन हालात का जो है वो शिकार हो जाएंगे, और वो बात भी इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। जी, उनको मेरा ख्याल है कि अब यहाँ बहुत एक मजबूत इदारा है, या हो सकता है लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, तो उनको चाहिए कि उनको बुलाएं, उनके साथ वर्कशॉप्स करें, उनके साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें, उस हुकूमत के नुमाइंदे भी हों और स्टेक होल्डर्स भी हों। मैंने रिसेंटली जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, तो उनसे मैंने ये ऑफ़र भी किया कि हम आपको कुछ सजेशंस देते हैं। अच्छा। तो वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट और अदर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ताकि जो भी हम अपने जो साथी अदाकार हैं उनको बेरोज़गार भी ना करें, लेकिन उनके बाज़ मुनाफा परस्त लोगों को ये मौका भी ना दें कि सोसाइटी में एक फरसूदगी और बेहयाई को अनारकी जो है, हाँ जी, वो फैलाई जाए। अच्छा, दूसरा सर, आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं जो सर्व किया, पाकिस्तान का थिएटर ही नहीं देखा, आप बाहर भी गए, वहाँ पर भी आपने तजुर्बा किया, वहाँ पर भी हर चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो क्या आपको लगता है कि अभी कोई तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है हमें वहाँ से और यहाँ में? क्या फ़र्क है या क्या तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं? देखिए जी, हम जो है हमारा जोका का भी ये एक मोटो है, वो है कि हम जो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा। और मॉडर्न टेक्निक्स को भी यूज़ करना चाहते हैं। चुनाचे अगर वेस्टर्न थिएटर से या थर्ड वर्ल्ड के थिएटर से हमें कुछ आइडियाज़ मिलते हैं जहां लोगों ने मुश्किल इश्यूज़ को एक पुरतफरी अंदाज में पेश किया है, तो हम उस भी गेन करते हैं। फिर हम हमारा सूफ़ी कल्चर है, हमारा फोक कल्चर है, फोक दास्तानें हैं, म्यूज़िक है, उसको भी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके मिलाप से एक जदीद थिएटर हो, जैसे अजोका के लफ्ज़ का मतलब ही है आज का, यानी कंटेम्प्रेरी। अच्छा। और मुझे ये बात की खुशी है कि जब कभी अब आजकल हमें काफ़ी रिकग्नाइज किया जा रहा है। अभी मैं इटली से वापस आया हूँ। अच्छा। वहाँ एक इंटरनेशनल थिएटर वर्कशॉप डायरेक्टर्स की कोई 10 मुल्कों के थी, तो दे हैड आस्क्ड मी टू कंडक्ट ए वर्कशॉप फॉर देम। तो मैंने उनको अपने तजुर्बे बताए कि पाकिस्तान में हम सोशल इश्यूज़ को कैसे एक तफरीही अंदाज में पेश करते हैं। उससे पहले यूनेस्को की हर साल कांग्रेस होती है, इंटरनेशनल थिएटर कांग्रेस, तो वो इस दफ़ा फुजैरा में हुई थी फरवरी में। तो उसमें आई वॉज इन्वाइटेड एज ए की नोट स्पीकर, विच वॉज ए ग्रेट ऑनर। तो उसमें भी मैंने जो पेपर पढ़ा था वो था कि एक मुस्लिम सोसाइटी में थिएटर का क्या रोल है। तो लोगों को इसकी आगाही हो रही है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, और लोगों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होता है। अभी एक यूके के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है। कल ही मैंने यूसीपी में उनको एक टॉक दी है उनके साथ, और उन्होंने हमारा प्ले भी आके देखा। तो दे वर फैसिनेटेड कि उनको तो किसी ने बताया नहीं था कि पाकिस्तान में किस तरह से थिएटर भी अभी जिंदा है, और मीनिंगफुल एंड एनलाइटनिंग एंड एंटरटेनिंग थिएटर जिंदा है। तो हमारी कोशिश जारी है, 40 साल तकरीबन होने वाले हैं, और इंशाल्लाह ये कश्ती जो है ये चलती रहेगी। इंशाल्लाह। और हम भी चाहते हैं कि कश्ती इसी तरह चलती जाए और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, हमारा नाम भी रोशन करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे गुफ्तगू करके। माई प्लेजर। हमारे साथ शाहिद नदीम साहब मौजूद थे, और थिएटर के हवाले से हम बात कर रहे थे, और उसके फ्यूचर के हवाले से हमने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया है जिसे हम सोशल अपने जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास है, तो इसको अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, और इसके हवाले से इक़दामात उठाने की भी हमें ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।